हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट LMR सीरीज का वीडियो मैं लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन क्या पढ़ने वाले हम लोग। तो आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों साइंस सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे कि साइंस सब्जेक्ट लेकर आओ, तो फिर से हम साइंस सब्जेक्ट लेकर आ गए हैं। और आपको देखने पे भी मिल रहा होगा कि हम रोज आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियोस जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जो आपके लिए रिवीजन में हेल्प कर रहा है, उस प्रकार के रोज 4 से 5 वीडियोस हम आपके लिए डाल रहे हैं। करेक्ट है। तो आपको बता दूं, LMR सीरीज मैथमेटिक्स के लिए रोज सुबह आ जाता है 10 से 11 बजे के आसपास, रोज सुबह आ जाता है, जिसमें हमने अब तक अलजेब्रा सब्जेक्ट का जो टोटल सिलेबस जो था वो कंप्लीट कर दिया LMR सीरीज के। और ज्योमेट्री का 2 चैप्टर बाकी हुआ है, तो वो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। और आप लोग के लिए साइंस का वीडियो भी आप देख सकते हो, 8वां चैप्टर पे पहुंच गए, यानी कि साइंस के भी सिर्फ 2 चैप्टर्स बच गए और हमारा LMR सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग को बस एक ही रिक्वेस्ट में कहना चाहूंगा अपनी तरफ से कि यार, हमने आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत किया है, तो ये चीज बिल्कुल मत भूलना। आगे भी ऐसे ही साथ देते रहना, आगे भी सपोर्ट करते रहना, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में 11th स्टैंडर्ड में जब जाओगे, 10th से 11th में जब जाओगे, तो भले ही आप साइंस सब्जेक्ट लोगे या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट लोगे या फिर आर्ट्स सब्जेक्ट लोगे, तब भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, क्योंकि हम हमारे चैनल पे आगे के स्टैंडर्ड्स के लिए भी वीडियोस ला रहे हैं। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए है। बस आप लोग अपने बारे में सोचो और आगे कैसे बढ़ना है वो सोचो, आपको कैसे आगे लेके जाना है ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपके पीछे आपके राहुल भैया, राहुल सर आपके पीछे खड़े हैं। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि होगा हमारा LMR सीरीज साइंस 2 सब्जेक्ट के लिए 1 शॉट रिवीजन वीडियो। हमारा साइंस 2 सब्जेक्ट का 1 शॉट रिवीजन वीडियो जो हमारा चल रहा था, तो आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 8। तो क्या है ये चैप्टर नंबर 8? चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो ये है सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो सेल बायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? बहुत ही बड़ा चैप्टर है, आराम आराम से जाएंगे, कोई घाई नहीं है। लेक्चर हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा आज का, लेकिन यहां आप लोग मैं वादा करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो हमारा पूरा देख लिया, आज का वीडियो पूरा कंटिन्यूअसली देख लिया ना, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ये सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है ये बहुत इजी लगेगा। और क्या इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है जो पूछा जा सकता है, ये भी साथ में बताते चलूंगा, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक क्या पढ़ना है? सेल बायोलॉजी, इसका मतलब होता क्या है? ठीक है, जैसे कि हम एक चीज जानते हैं दोस्तों, ऑल द लिविंग इंडिविजुअल्स, जितने भी दुनिया में प्रकार के जीव होते हैं, ये सब के सब किससे बनते हैं दोस्तों? सेल से बनते हैं। सेल हमारा जो होता है सबसे बेसिक एंड इंडिविजुअल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हमारे शरीर में जो सेल्स होते हैं, इनके भी कई सारे प्रकार के टाइप्स होते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, ये जब आपस में जब जुड़ जाते हैं, तो सेल्स के वजह से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज के वजह से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स के वजह से ही बॉडी और सिस्टम जो है हमारा तैयार होता है। एंड इसी का हम लोग जब स्टडी करते हैं, ठीक है ना, यानी कि अगर हम लोग स्ट्रक्चर और टाइप्स एंड ऑफ ऑर्गेनल्स ऑफ सेल, यानी कि अगर हम किसी भी सेल का स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करें, टाइप्स के बारे में स्टडी करें, ठीक है, या फिर हम लोग जो सेल्स के ऑर्गेनल्स होते हैं ना, एंड ऑर्गेनल्स जो सेल्स के अंदर के पार्ट होते हैं ना, सेल ऑर्गेनल्स, आपको पता है देयर आर सो मेनी पार्ट्स ऑफ द सेल, इसके बारे में अगर हम लोग स्ट्रक्चर, टाइप्स और ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। और ये साइटोलॉजी को ही कहा जाता है सेल बायोलॉजी। याद रहेगा, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, 1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। क्या है कि व्हेनेवर वी स्टडी द स्ट्रक्चर, the types and the organelles of the cell is known as the cytology, or we can call it as the cell biology। इस तरीके से आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहां पे जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, जो अरेंजमेंट होता है, ये तो पहले से ही जैसे था वैसे है, लेकिन हम इंसानों ने क्या किया, जितने भी लोग बायोलॉजी जो पढ़ते थे या फिर जो साइंटिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट होते थे, वो क्या करते थे, कुछ ना कुछ उनको ना चेंजेस करने का बहुत मन था। क्योंकि आप देखोगे ना, दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट थे ना, उसको पागल ही बोलना सही रहेगा। अगर वो पागलपन नहीं दिखाएंगे, तो आज हमारे पास ये जो इतने सारी टेक्नोलॉजी हम यूज करते, शायद वो नहीं रहती। हम बोल रहे हैं ना कि आइंस्टाइन पागल था, न्यूटन पागल था, यार सर के ऊपर एप्पल गिरा तो यार एप्पल खा लेना चाहिए था, एप्पल को क्यों उसने कैलकुलेट किया और ग्रेविटी बना दी। ठीक है ना, हम बोलते हैं ना, लेकिन यार इमेजिन करो, अगर वो सब चीज नहीं हुआ होता, तो आज ये सब दुनिया में चीजें नहीं होती, ये कॉन्सेप्ट नहीं होते, हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है ना, ये चीज आप समझ लो। आज वही फिर हमारा जो पुराने जमाने के होमो हैबिलिस के जमाने में जो सिर्फ
घूम घूम के नंगे घूमते थे हम लोग, और सिर्फ हम नहीं घूमते थे, हम होमो सेपियन सेपियन है यार, होमो हैबिलिस की बात कर रहा हूं। जब हम लोग स्टोन एज मैन थे, आदि मानव थे ना, आदि मानव, तो हमारे पास तो कपड़े भी नहीं थे, हमारे शरीर पे बाल होते थे पूरे, बंदर होते थे ना हम लोग तो बंदर होते थे, झुक के चलते थे, फिर धीरे धीरे हम लोग स्ट्रेट हो गए इस प्रकार से। तो वो अभी भी वैसे ही होते, लेकिन धीरे धीरे हम चेंज हुए, और चेंज होने के बाद हमारे पास इतनी बेहतरीन दिमाग वाले लोग जन्म लिए हमारे पृथ्वी के ऊपर, जिन्होंने कई सारे कंसेप्ट को डेवलप किया। और उन्हीं में से कुछ कंसेप्ट ये भी है सेल बायोलॉजी की, हम लोग सेल के अंदर, सेल के ऑर्गेनेल्स के अंदर न्यूक्लियस की हेल्प से एंड सेल के अंदर ऐसे कुछ ना कुछ चेंजेस करके, एक्सपेरिमेंट्स करके हम नई नई चीजें बना रहे हैं। नई नई चीजें मतलब क्या, सेल से बने हुए बहुत सारे इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, सेल से मेडिसिन बना रहे हैं, ऐसे कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है, और यही सब हिस्सा है हमारे बायो टेक्नोलॉजी का या फिर सेल बायोलॉजी का। ठीक है, अब एक और चीज समझ लो यहां पे, कि हम लोग जो यहां पे पढ़ रहे हैं ना सेल बायोलॉजी, उसमें से एक बेहतरीन हिस्सा है हमारे स्टेम सेल्स का। तो स्टेम सेल्स क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा बारीकी से समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। तो क्या होता है स्टेम सेल्स, इसकी अगर हम बात करें स्टेम सेल्स, तो ये एक स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जो पूरे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, पूरे शरीर में। ये एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो पूरे शरीर में प्रेजेंट होते हैं। हर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जो भी हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन होता है मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, हम जैसे लोग, जानवर, जितने भी लोग मल्टीपल सेल से बने, वो होता है मल्टी सेलुलर। जितने जितने इंडिविजुअल सिर्फ एक सेल से बने उसको यूनिसेलुलर बोलेंगे, लेकिन जितने भी मल्टी सेलुलर है उनके शरीर में जो भी सेल होता है वो स्टेम सेल्स होता है। और ये जो सेल्स होते हैं इनके पास एक कैपेबिलिटी होती है कि यही सेल से दूसरा सेल्स अराइज होता है, यानी कि जो सबसे पहले जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं फिर उसी से बहुत सारे सेल्स बनते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे सेल्स उसी से बनते हैं, और वो डिफरेंशिएट करते 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 बहुत सारे हमारे शरीर में सेल्स आ जाते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे शरीर में घाव भरने के लिए। वुंड हीलिंग्स बोलते हैं जिसको, वुंड मतलब जख्म, जख्म बोलते हैं ना, जख्म, चोट लग गया तो वो जो जख्म होता है, चमड़ी छिल गई होती है, वो धीरे धीरे भर जाती है। तो कहां से भर रही है, क्योंकि हमारे स्टेम सेल्स जो है ना उसके ऊपर सेल्स का एक लेयर बना रहे हैं, जिसकी वजह से टिश्यू फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगा, धीरे धीरे वो जख्म जो है भर जाएगा। ठीक है, तो न्यू ऑर्गेनिज्म जैसे होता है, आप एक चीज जानते हो कि दुनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी लोग करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स करते हैं, एनिमल्स करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द हायर एनिमल्स इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल का हिस्सेदारी होती है, ये हमने पढ़ा, पहले के चैप्टर्स में भी पढ़े हुए हैं। तो मेल एंड फीमेल जब मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, तो जाइगोट बनता है, ये हमने पढ़ाया हुआ है आपको चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, अब ये जो जाइगोट बनता है मेल एंड फीमेल के मिलन की वजह से, उनके गैमेट्स के मिलन की वजह से, ये जो जाइगोट बनता है, यही जाइगोट जो होता है ना, ये सबसे पहला आप बोल सकते हो, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं ना वो सबसे पहले स्टेम सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, इनके अंदर जो सेल्स डेवलप हो रहे होते हैं, ये सेल्स क्या होते हैं, सबसे पहले एक दूसरे को अगर आप देखोगे, मतलब सेल्स को एक दूसरे को देखोगे, तो वो बहुत सारे सेल्स क्या होते हैं, अलाइक होते हैं, यानी कि सिमिलर होते हैं, दिखने में एक जैसे होते हैं, एंड ये सब क्या होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं। क्लियर है, तो दो सेल्स और कॉल्ड एज द स्टेम सेल्स, क्या बोलते हैं उसको, स्टेम सेल्स बोलते हैं। अब यहां पे स्टेम सेल्स की बात हो गई। अब स्टेम सेल्स में अगर हम बात करें, इसके ऊपर ना रिसर्च बहुत सारे होते हैं, तो स्टेम सेल्स की रिसर्च की अगर हम बात करें, तो डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, सेल्स जो होते हैं, स्टेम सेल्स होते हैं, ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि एक तरीके से मैं बोल सकता हूं टाइप्स ऑफ स्टेम सेल। स्टेम मतलब क्या होता है, जैसे पेड़ जो होता है, पौधा, उसका जो रूट के बाद जो सबसे पहला चीज आता है उसको स्टेम बोलते हैं, क्योंकि स्टेम है तभी तो एक पेड़ खड़ा है ना। वैसे स्टेम सेल्स है तभी आपके ऑर्गेनिजम्स जो है वो डेवलप होकर फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा है, यानी स्टेम सेल्स बहुत जरूरी चीज है। अब ये जो स्टेम सेल्स है इनके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स, दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप का सेल्स है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, इसको समझो। और इस दूसरा भी मैं बता देता हूं, दूसरे का नाम यहां पे है एडल्ट स्टेम सेल। ठीक है, दो टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एडल्ट स्टेम सेल्स। इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स की अगर बात करें, ये जो टाइप के स्टेम सेल्स होते हैं, बेसिकली जैसे मैंने बोला कि मेल एंड फीमेल के मिलन की वजह से गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं, जिसके वजह से जाइगोट जो है वो फॉर्म होता है, एंड उसके कुछ टाइम के बाद एम्ब्रियो बनता है। जाइगोट के फॉर्मेशन के कुछ टाइम के बाद क्या होता है, एम्ब्रियो बन जाता है। तो सेल्स जो होते हैं ना एम्ब्रियो के अंदर, देखो जाइगोट बना, जाइगोट के बाद क्या बन रहा है दोस्तों, एम्ब्रियो बन रहा है। ये सब हम लोग जानते हैं, हमने ये चीज पूरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक में चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है, करेक्ट है। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर जो भी सेल्स होते हैं ना वो कंटिन्यूअसली माइटोटिक सेल डिवीजन करते हैं, क्योंकि ये सोमैटिक सेल्स है। ये मैंने आपको बताया था, सेक्स सेल को छोड़ के जो सेल्स होते हैं उसको सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, कोई भी इंडिविजुअल के अंदर। ठीक है, अब ये जो सेल होगा ये क्या करेगा, माइटोटिक सेल डिवीजन करेगा, माइटोटिक एम ए, ठीक है, एम, माइटोटिक सेल
डिवीजन करेगा। अब माइटोटिक सेल डिवीजन करने के लिए यहां पे क्या होता है कि जो सेल डिफरेंशिएशन होता है, मतलब इनिशियली जितने मैंने बोला कि स्टेम सेल्स जब इनिशियली होते हैं तो वो सब एक जैसे दिखते हैं, सेम दिखते हैं, सब सेल एक दूसरे को अगर देख रहे होंगे, मैं एक सेल हूं, बाजू में एक सेल है, बाजू में एक सेल है, हम एक दूसरे को देखेंगे तो सब जुड़वा दिखेंगे, यानी जितने भी स्टेम सेल्स होते हैं ये सब एक दूसरे को दिखने में क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब लेकिन उसमें जो स्टेम सेल्स था वो टाइम पे जो सेल्स उसके अंदर प्रेजेंट है, अब वो डिफरेंशिएट करना शुरू करेंगे। डिफरेंशिएट करना क्यों? क्योंकि उन सेल्स को अभी अपने शरीर को बनाना है और अपने शरीर के अंदर जितने भी अलग अलग ऑर्गन्स है उसको बनाना है। तो हर ऑर्गन्स अलग अलग तरीके से बनेगा और हर ऑर्गन्स जो होता है वो अलग अलग टाइप के सेल से भी बनता है। ये हम जानते हैं कि जैसे हमारा बाहर का शरीर जो है वो अलग सेल से बना हुआ है, अंदर का हार्ट जो है वो अलग सेल से बना हुआ है, किडनी अलग सेल से बना हुआ है, लंग्स अलग सेल से बना हुआ है, स्टमक अलग सेल से बना होगा। ठीक है कि जो भी चीजें हमारे इंटरनली प्रेजेंट है चाहे एक्सटर्नली प्रेजेंट है, हर ऑर्गन्स इज मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड दिस, ये हमने बहुत पहले से स्टडी किया हुआ है, ऑलरेडी हमने बहुत पहले से ये सब चीजें स्टडी किया हुआ है। करेक्ट, ये हम एग्री करते हैं। ठीक है, चलो मान लिया। अब ये होने के बाद इसको समझो पहले। अब मैंने बोला कि पहले स्टेम सेल्स थे, एक दूसरे को सेम सेम दिख रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन होता है। और सेल डिफरेंशिएशन कब होता है? आफ्टर द 14 डेज ऑफ कंसेप्शन। कंसेप्शन मतलब क्या होता है कि जब भी मेल एंड फीमेल के गैमेट्स एक दूसरे को मिले होंगे उसको कंसेप्शन बोलते हैं। तो जब दोनों का मिलन हुआ होगा, मिलन होने के 14 डेज के अंदर अंदर क्या होता है, सेल डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करता है, यानी सेल अब अलग अलग ऑर्गन्स के लिए तैयार होना शुरू होता है। ठीक है, तो उसी के बीच में जैसे कि अलग अलग टाइप के सेल्स अगर मैं बता दूं यहां पे ऑर्गन्स के, ऑस्टियोसाइसिस होता है जिसको बोन सेल्स बोलते हैं, हिपोसाइटिस बोलते हैं जिसको लिवर सेल्स बोलते हैं, न्यूरॉन्स जो किडनी में होता है नॉर्मली, ठीक है सॉरी, नेफ्रॉन्स होता है किडनी में, न्यूरॉन्स आपके पूरे ब्रेन के अंदर सिग्नल्स भेजने का काम करता है। नेफ्रॉन किडनी में होता है और न्यूरॉन्स आपके शरीर में, पता है ना आपको, ब्रेन से कैसे कम्युनिकेट होता है, सेंसरी बर्ड्स हमने बताया था ये सब चीजें। ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होते हैं ना, ठीक है, एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होते हैं यानी कि एम्ब्रियो में जो सेल्स प्रेजेंट है बिफोर द डिफरेंशिएशन, यानी कि 14 दिन के अंदर अंदर ही जो सेल्स होते हैं उसी सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। याद रहेगा कितना सिंपल था ये, यानी कि डिफरेंशिएशन होने से पहले ही जो सेल्स प्रेजेंट है, जो स्टेम सेल्स प्रेजेंट है, उसी को मैं क्या बोलूंगा, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बोलूंगा। तो लगभग 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक ही सिंगल टाइप्स ऑफ सेल से बना होता है, क्योंकि इनिशियली तो सबसे पहले एक ही सेल था, अब एक सेल से धीरे धीरे जा रहा है, तो यानी कि सिंगल टाइप के सेल से, देखो यहां पे समझो, सिंगल टाइप के सेल से कितने बन रहे हैं, 220 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनेंगे, और वही 220 टाइप्स ऑफ सेल्स धीरे धीरे ग्रो करेंगे, टिश्यूज बनाएंगे एंड अलग अलग ऑर्गन्स बनाएंगे, ये चीज समझ लो। एंड यही जो स्टेम सेल्स होते हैं ये प्राइमरी होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं नॉर्मली, और इनके अंदर एक सेल्फ मल्टीप्लाइंग एबिलिटी प्रेजेंट होता है, यानी खुद से वो अपने आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, और यही जो नॉर्मली एबिलिटी होती है सेल्फ मल्टीप्लाई करने की और पेरेंटिंग करने की, यानी पेरेंट सेल्स बनाने की, जितने भी ह्यूमन सेल्स होते हैं इसके अंदर जो एबिलिटी होती है, ये जो प्रॉपर्टी होती है स्टेम सेल को, इसी को कहते हैं प्लूरियोपोटेंसी। क्या बोलते हैं, प्लूरियोपोटेंसी। ये चीज ध्यान में रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में पूछता है। ठीक है, प्लूरियो स्पेलिंग देख लेना, प्लूरिपोटेंसी। ठीक है, यानी कि ये प्रॉपर्टी जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करने की एबिलिटी जो है, पेरेंट सेल्स के एज ए ह्यूमन सेल्स करने की जो कैपेबिलिटी है, उसको क्या बोलते हैं, प्लूरिपोटेंसी बोलते हैं। ठीक है, अब ये माना जाता है कि जो स्टेम सेल्स होते हैं, इसको भी थोड़ा बारीकी से समझ लो, ये माना जाता है कि जो स्टेम सेल्स है अगर उसको 14th डे के पहले ही, बहुत पहले, मतलब 14 दिन होने से बहुत पहले, जैसे कि 5वें से 7वें दिन के बीच में ही, 5 to 7 डेज के बीच में ही अगर कल्चर किया जाता है विद सम बायोलॉजिकल रिएक्शन या फिर बायोकेमिकल स्टिमुलस के साथ लैबोरेटरी में रिएक्शन किया जाता है, तो हम उस स्टेम सेल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जो ऑर्गन हमें बनाना है। यानी कि इन शॉर्ट, जो एक तरीका आपने सुना होगा शायद कि यार बायोटेक्नोलॉजी और हमारे सेल बायोलॉजी की टेक्निक की हेल्प से हम कुछ ऑर्गन्स को लैबोरेटरी में भी बना सकते हैं। नहीं तो आज तक ऐसा इतिहास में तो हमने पढ़ा नहीं है कभी भी कि कोई शरीर के ऑर्गन को हम लैबोरेटरी में बना सकते हैं। यस, इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्टेम सेल्स। यानी कि जो स्टेम सेल्स हम लोग पढ़ रहे हैं, ये स्टेम सेल्स को अगर 14 डेज के पहले, क्योंकि सेल नॉट ऑटोमेटिकली कब हो रहा है, नेचर वाइज देखा जाए तो 14th डे के बाद वो डिफरेंशिएशन में चले जाएगा, अलग अलग ऑर्गन सेल्स बना लेगा। ठीक है, लेकिन 14th डे के पहले ही मैं अगर 5वें और 7वें दिन के बीच में ही वो सेल्स को निकाल लूं, ठीक है, और उसको बायोलॉजिकल या फिर बायोकेमिकल स्टिमुलस के अंदर लैबोरेटरी में मैं उसको कुछ एडिशनल जो भी हमें चीजें लगती है उसमें हम डाल के रखें, और तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डिजायर टाइप ऑफ सेल्स में। एंड यही जो टिश्यूज बनेगा, ये जो सेल्स से टिश्यूज बनेगा, इसको हम लोग फाइनली किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑर्गन्स में कर सकते हैं जो हमें चाहिए। और इसीलिए कभी कभी जो ऑर्गन डोनेशन के लिए ऑर्गन्स इस्तेमाल होते हैं वो लैबोरेटरी में कल्चर्ड होते हैं। सोचो पॉसिबल है क्या? यस, इट इज पॉसिबल। एंड ये चीज हम पढ़ रहे हैं लाइव, ये चीज आपको कोई बताया नहीं होगा लेकिन हम बता रहे हैं आपको। समझ में आ गया? क्लियर है?
ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये था एम्ब्रियोनिक टाइप ऑफ सेल। ये एक टाइप का सेल आपको समझ गया, स्टेम सेल। अब दूसरा टाइप का स्टेम सेल है जिसका नाम है एडल्ट स्टेम सेल। तो एडल्ट स्टेम सेल्स क्या होता है बेसिकली, ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये बॉडी जो होता है, पर्सन का जो बॉडी होता है उसके अंदर, एडल्ट पर्सन के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर मेनली 3 सोर्स ऑफ स्टेम सेल्स पूरे एडल्ट के बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और स्टेम सेल्स कहां से आता है, सबसे पहले आता है रेड बोन मैरो। आप जानते होंगे हमारे बोन के अंदर मैरो होता है, बोन मैरो बोलते हैं, और यही हमारा सबसे ओरिजिनल यू कैन से सेल होता है, सबसे पहला सेल जिसी से हमारा पूरा शरीर बनता है। किसी ने वो मूवी देखी है क्या, क्रिश वाली? उसमें वो विवेक ओबरा ऐसा अपाइज रहता है और उसको बोन मैरो चाहिए होता है। मुझे कमेंट करके बताना, वही बोन मैरो की बात हो रही है, रेड बोन मैरो, ठीक है ना? कभी नॉनवेज खाए, वो हड्डी के अंदर से वो कुछ तो रेड रेड कलर का, पकने के बाद ब्राउन दिखता है वैसे, ठीक है, वो निकलता है। तो दैट इज नथिंग बट द रेड बोन मैरो, एंड वही हमारा ओरिजिनल चीज है सेल का, स्टेम सेल्स का, जिससे हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स जो है तैयार होते हैं। तो यहां पे रेड बोन मैरो, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। क्या होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू? जितने भी हमारे बॉडी में कनेक्टिंग टिश्यूज है, ठीक है, उसको बोलते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। और ब्लड, हमारा ब्लड में कनेक्टिंग टिश्यू एक और है ब्लड। तो ये 3 चीज जो होता है ये क्या है, स्टेम सेल्स होते हैं नॉर्मली। और यही स्टेम सेल्स जो है अलग अलग मतलब चीजों से आती है। जैसे कि बर्थ होने के बाद एक बच्चा अगर पैदा होता है, उसके बाद जो अम्बाइलिकल कॉर्ड होता है ना, जो मदर से कनेक्टेड होता है, उसके थ्रू ही उसको ये सब चीजें मिला होता है। समझ में आया? क्योंकि एक बच्चा जो है वो मदर के अंदर, पेट के अंदर, वंब के अंदर क्या होता है, अम्बाइलिकल कॉर्ड होता है, पता है ना, एक रस्सी जैसा एक होता है जो उसके नाभि से कनेक्टेड होता है। बच्चे पैदा होने के बाद उसको कट करके निकालते हैं, ठीक है, तो उसके थ्रू ही ये सब चीज उसके अंदर आता है। तो यही था हमारा स्टेम सेल्स के बारे में। अब स्टेम सेल्स के बारे में और 2 चीज मैं आपको बता दूं, यूजेस क्या है उसका ये भी बता देता हूं, ठीक है। यूजेस क्या है इसको भी पढ़ लेते हैं। स्टेम सेल्स की अगर बात करें, हम लोग अलग अलग चीजें कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक सेल थेरेपी कर सकते हैं। यूजेस क्या है, हम लोग सेल थेरेपी कर सकते हैं। सेल थेरेपी का एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि जो सेल्स, कभी कभी क्या होता है कुछ ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स हम क्या कर सकते हैं, जो डेड सेल्स होते हैं उसको रिप्लेस कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में। जैसे कि कुछ बीमारियां होती है, डायबिटीज, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ठीक है, अल्जाइमर्स डिसीज, पार्किंसंस डिसीज। तो इन डिसीज जब होती है तो हम सेल थेरेपी अप्लाई करते हैं, जिसके वजह से स्टेम सेल्स को डाला जाता है, और स्टेम सेल्स क्या करता है, जो डेड सेल्स होते हैं उसको वो रिप्लेस कर देता है और एक न्यू सेल्स का फॉर्मेशन वहां पे कर देता है। तो यहां पे सेल थेरेपी के रूप में स्टेम सेल्स काम आ जाता है। उसके बाद आपके जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो ब्लड सेल्स हो जाते हैं ना यहाँ पे नॉर्मली, तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। कभी कभी कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जैसे कि एनीमिया हो गया, यानी कि खून की कमी हो जाना, एनीमिया, रेड ब्लड कार्पसेल्स की कमी हो जाना हमारे ब्लड के अंदर, तो एनीमिया हो गया, थैलेसीमिया हो गया, ल्यूकेमिया हो गया। तो ये कुछ बीमारी के अंदर क्या हो जाता है, स्टेम सेल्स की हेल्प से वहां पे उस चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है ब्लड, यानी कि ब्लड सेल्स जो होते हैं ना, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमारा स्टेम सेल्स काम आ जाता है बीमारी के अंदर। दूसरा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में भी काम आ जाता है स्टेम सेल्स। जैसे मैंने बोला कि हम क्या कर सकते हैं, ये स्टेम सेल्स का इस्तेमाल करके ऑर्गन्स भी बना सकते हैं। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में बहुत बड़ा यूज होता है, जैसे कि किडनी और लीवर का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है। ह्यूमन बींग्स जो होते हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा जो तकलीफ देखी गई है, मतलब जो चीजें खराब होती है, एक तो दारू पीने की वजह से लिवर खराब होती है लोगों की, और दूसरा किडनी खराब होती है नॉर्मल तौर पे, ठीक है। तो ये 2 चीज सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद कहीं आता है तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन आता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल चीज है, इसको आपको समझ के लेना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा बहुत बेहतरीन तरीके से। चलो आगे बढ़ते, अब हम जाएंगे हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसको समझ लो, और ये चैप्टर बहुत बड़ा है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहना, हम आपको पूरा चैप्टर एक ही बार कंप्लीट करा देंगे। हर कंसेप्ट को पढ़ा रहे दोस्तों, और उम्मीद करता हूं ये कंसेप्ट आप नोट डाउन करते जाओगे और बेहतरीन तरीके से इसको याद भी रख लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन मतलब ये अपने ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, लेकिन कुछ चीजें हैं बता देता हूं, ठीक है। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जैसे कि आप जानते हो कि हमारा जो शरीर होता है इसके अंदर जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं उसकी एक पर्टिकुलर लाइफ होती है। कभी कभी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर, कुछ बीमारियां या फिर कुछ चीजों की वजह से हमारा जो फंक्शन होता है ऑर्गन्स का वो काम करना बंद करता है। खासकर हमने देखा है किडनी और लिवर जैसी जो ऑर्गन्स होते हैं उनका फंक्शंस डैमेज हो जाता है, कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो डोनर होते हैं, जैसे कि अगर किसी का किडनी खराब हो गया तो कोई डोनर है, जैसे जब मेरा किडनी अगर खराब हो गया तो कोई इंसान है वो अपना किडनी देना चाह रहा होगा, तो वी नो दैट कि एक ह्यूमन बीइंग जो होता है ना वो एक किडनी पे सर्वाइव कर सकता है। जिनको पता होगा अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो मैं बता दूं, हमारे शरीर में 2 किडनी होती है, और इंसान जो होता है वो एक किडनी पे जिंदा रह सकता है, लेकिन थोड़ा सा कठिनाइयां उसको सामना करना पड़ता है, लेकिन वो जिंदा रह सकता है, ठीक है ना। हमारे पास लाइव एग्जांपल है, ठीक है ना, मेरे पहचान वाले ही है, उनके साथ हुआ है, उनका बच्चा जो कि यार 5-6 साल का ही था,
उनका बच्चा सिर्फ 5-6 साल का था उस वक्त और उसकी किडनी खराब हो गई, दोनों किडनी। ठीक है, उसको डायलिसिस पे रखा था। डायलिसिस इज अ टेक्निक जिसके हेल्प से आर्टिफिशियल जो किडनी फंक्शन परफॉर्म करता है ना, यूरिन बनाने का एंड बाकी फिल्ट्रेशन करने का, वही डायलिसिस करता है। तो कब तक कोई रह सकता है? तो एक किडनी डोनेशन की जरूरत थी, बहुत डोनर ढूंढा, नहीं मिला। फाइनली उनके फादर ने, मतलब उनके बच्चे को किडनी दे दिया। मतलब अब फादर एक किडनी पे है, बच्चा भी एक किडनी पे। तो सोचो कितनी टफ लाइफ है, लेकिन फिर भी जी रहे हैं। स्ट्रांग थे, इसके लिए शायद कोप अप कर पाए। लेकिन बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी होती है। ठीक है, चलो ये तो बात कुछ पर्सनल लेवल की हो गई, लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं किडनी जो होता है या फिर जो भी ऑर्गन्स होते हैं दोस्तों, ये अगर सही टाइम पे अवेलेबल हो जाए तो ठीक है, लेकिन सही टाइम पे अवेलेबल होना बहुत जरूरी चीज है। और इसके अलावा हार्ट जो होता है, किसी किसी का हार्ट का पेशेंट है, हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हो गया और तुरंत हार्ट सर्जरी करना पड़ा, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ा, तो उस टाइम पे जो ऑर्गन्स है मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, उसका मेल खाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको किडनी किसी को देना है या फिर किडनी रिसीव करना है, तो सबसे पहली बात तो ब्लड ग्रुप मैच होना जरूरी है। वी कांट गिव समवन किडनी और सम अदर ऑर्गन्स इफ द ब्लड ग्रुप इज नॉट सेम। मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो ए पॉजिटिव है, तो अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ किडनी में, मुझे किडनी चाहिए, तो वो जो पर्सन मुझे देगा उसका ब्लड ग्रुप भी ए पॉजिटिव होना चाहिए, तभी मेरा बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि बॉडी का जो खून होता है ना, ये बहुत रेयर होता है। इसका एक जो बोलते हैं ना हम लोग, जैसे हमारा डीएनए होता है वो अलग होता है, वैसे खून भी अलग होता है। तो ए वाला ए से ही ले सकता है, जैसे अलग अलग कंडीशन है उसमें, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये वाला चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर कुछ बीमारियां तो नहीं है उसके अंदर, जो डोनर होगा, जो ऑर्गन डोनेट कर रहा होगा, क्योंकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जो डोनर होगा उसके अंदर कुछ बीमारियां है, तो वो किडनी उसका मैं ले लूंगा तो मेरे को भी बीमारियां आ जाएगी, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कई सारी चीजें होती हैं। ठीक है, कुछ डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए, उसका एज परफेक्ट होना चाहिए, बहुत ज्यादा एजेड नहीं होना चाहिए। 50 साल 60 साल का है तो यार ऑलरेडी तो एकदम उसकी किडनी बुढ़ी हो गई है, ठीक है ना, ऑलरेडी लेके क्या करूंगा, बोलना नहीं चाहिए। लेकिन यार क्रिटिकल चीज है, लेकिन ये चीज समझो यार। मतलब मैं कितने बार आपको बता चुका हूं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं इवन जिनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करने के लिए पैसे तक नहीं होते। ठीक है, और ये देश में हो रहा है। हमारा देश जो ऊपर ऊपर से जो लोग मीडिया दिखाते हैं, और मीडिया वाले क्या दिखाते हैं आप सब जानते हैं, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, जो उनकी टीआरपी के लिए अच्छा है वो दिखाते हैं। लेकिन सच्चाई तो हम जानते हैं, एज ए स्टूडेंट हम जानते हैं दोस्तों सच्चाई क्या है हमारे देश में, हमारे देश की हालत क्या है, ये सब हम समझते हैं। ठीक है, कुछ लोग रिच है बहुत ज्यादा, तो कुछ लोग बहुत ज्यादा नीचे हैं, एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता है। तो ये किडनी ट्रांसप्लांटेशन या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन तो बहुत दूर की बात है। करेक्ट है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब ये जो ऑर्गन या फिर जो ऑर्गन डोनेशन की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसको थोड़ा समझ लो। ऑर्गन डोनेशन, ये ऑर्गन या फिर मैं जो ऑर्गन डोनेशन की जो मैं बात कर रहा हूं, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, आफ्टर द डेथ उनकी जो बॉडीज होती है वो क्या हो जाती है, डिस्पोज कर दिया जाती है। ठीक है, अलग अलग रिचुअल्स के हिसाब से। जैसे हिंदू धर्म में कुछ और होता है, ठीक है ना, जो मुस्लिम माइनॉरिटी होती हैं उनमें कुछ और धर्म होता है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी में कुछ और, मतलब देयर आर सो मेनी रिचुअल्स इन आवर कंट्री, बिकॉज हमारा इंडिया जो है बहुत ही डाइवर्सिफाई कंट्री है। तो बॉडी जो है डिस्पोज कर दी जाती है, ठीक है ना, कहीं पे जला दी जाती है, कहीं पे दफना दी जाती है, ऐसे प्रकार की जाती है। लेकिन अगर कोई इंसान चाहे तो वो अपनी पूरी की पूरी बॉडी या फिर कुछ पार्ट ऑफ द बॉडी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। अब ये जीते जी पॉसिबल है क्या? हमारे शरीर में कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। जैसे कि अगर मैं चाहूं तो मुझे किसी को हार्ट डोनेट करना है, अगर मैं चाहूं तो मुझे किसी को हार्ट डोनेट करना है, तो अगर मैं अभी अपना हार्ट निकाल के किसी को दे दूं तो मैं जिंदा रहूंगा क्या? नहीं। यानी कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट हो गया, लिवर हो गया, ये ऑर्गन्स तो मैं अपने जिंदा रहते तक नहीं दे सकता किसी को। ठीक है, जिंदा रहते तक नहीं दे सकता। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के सम टाइम्स तक, कुछ समय तक हमारा जो ऑर्गन्स होता है वो जिंदा रहता है। ठीक है, जैसे कि कुछ ऑर्गन जो होता है जिंदा रहता है, मतलब उनके पास एक कैपेबिलिटी होता है कि उनको अगर तुरंत ट्रांसप्लांट कर दिया जाए किसी और व्यक्ति के अंदर तो उसकी लाइफ बच सकती है। जैसे कि अगर हार्ट जो होता है, आपने सुना होगा हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे ऐसा पता नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करके बताना कि कितने आवर्स के अंदर एक हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन हो जाना चाहिए। ये आपके लिए टास्क है, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता तो नहीं है, लेकिन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप टैलेंटेड रहोगे, आपको पता होगा कि कितना टाइम लगता है। तो एक हार्ट को ट्रांसप्लांट करने में कितना टाइम लगता है, मतलब कितने समय में ट्रांसप्लांटेशन हो जाना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर मेरी डेथ हो जाती है फॉर एग्जांपल, तो यहां पे तुरंत हार्ट को ट्रांसप्लांट करना, लिवर को ट्रांसप्लांट करना। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मैंने बात किया किडनी, ठीक है, किडनी हो गया, आईज हो गया, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो जो जिंदा रहते ही रहते मैं किसी को दे सकता हूं, या फिर कोई भी इंसान किसी को दे सकता है। ठीक है, तो ऐसे कुछ रिचुअल्स है, आप फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो। देयर आर सो मेनी पीपल हु हैड डोनेटेड हिज बॉडी,
बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बॉलीवुड में भी है कुछ ऐसे अच्छे लोग हैं जिन्होंने बोला है कि जैसे ही मेरा डेथ हो जाएगा मेरी बॉडी को डोनेट कर देना। आप कहां पे डोनेट कर सकते हो? हॉस्पिटल्स में डोनेट कर सकते हो, ठीक है। हॉस्पिटल्स में मेडिकल स्टडीज के लिए काम आ जाते हैं, जैसे कि आप पता है मेडिकल जो एमबीबीएस वगैरह करते हैं, जो डॉक्टर बनते हैं, वो बॉडी के ऊपर इंस्पेक्शन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो अगर आपकी डेथ हो जाती है तो डिस्पोज ही होने वाली है, ठीक है, बॉडी जो है वो डिस्पोज होने वाली है। लेकिन ये डिस्पोज अगर हो रही है, ठीक है, तो वो किसी के काम नहीं आ रही है। तो अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी बॉडी को डोनेट कर दूं किसी ऐसे हॉस्पिटल में जहां पे कुछ लोग उससे सीख सके, या फिर कुछ ऐसे जरूरतमंद लोगों को, कुछ ऐसे जरूरतमंद लोग जैसे कि जिनको हार्ट की जरूरत है, जिनको लिवर की जरूरत है, तो उन लोगों को ट्रांसप्लांट कर दूं। तो इससे मुझे ऐसा लगेगा कि यार एटलीस्ट मरने के बाद भी मैं किसी के काम आया, ठीक है, मरने के बाद भी मैं किसी से काम आ रहा हूं। तो ये चीज हो सकता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, जो कि हमारा बायोटेक्नोलॉजी वाला पार्ट यहां पे शुरू हो रहा है। सेल बायोलॉजी हमारा यहां पे कंप्लीट होता है। सेल बायोलॉजी जो पार्ट था वो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी। चलो, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी, वी नो दैट देयर आर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स जो हमारे बायोलॉजिकल फील्ड में हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर बायोलॉजी को भी टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दिया जाएगा तो उसको सिंपल तरीके से मैं क्या बोलूंगा? बायोटेक्नोलॉजी बोलूंगा। एंड हमने ऑलरेडी बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी वाली चीजें पढ़ी है, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से हम जेनेटिक चेंजेस कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, जो क्रॉप्स जो ईल्ड नहीं देते थे उसको हम लोग उपजाऊ बना सकते हैं। देयर आर सो मेनी रिवॉल्यूशंस जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है, ब्लू रिवॉल्यूशन क्या होता है, ये सभी चीज बायोटेक्नोलॉजी का एक हिस्सा आ जाएगा। एंड जितने भी है, दैट इज साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसर्च एबिलिटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन्स में भी छेड़छाड़ कर सकते हैं, पहनने वाला जीन्स नहीं है, हमारे शरीर के अंदर जीन्स होता है सेल्स के अंदर, ठीक है ना, वो जीन्स की बात कर रहा हूं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का क्या क्या रोल होता है और कौन कौन से एरियाज में ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका यूज होता है। तो अगर इसकी रोल की बात करें तो बहुत सारे एबिलिटीज होते हैं माइक्रोब्स के, जो योगर्ट प्रोडक्शन के टाइम काम आता है। आपको पता है दही बनाने के लिए योगर्ट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, दही से बनने वाले कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, दही, छाछ, ठीक है ना, याकुल्ट, और भी क्या क्या होते हैं, प्रोबायोटिक ड्रिंक्स होते हैं, बहुत सारी चीज। तो इसमें साथ में एल्कोहल्स, ठीक है ना, एल्कोहल्स बनाने में भी कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है, जिसमें माइक्रोब्स को प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दैट टेक्निक, ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोब्स बनाया जाता है। फिर साथ ही में सेल्स का प्रोडक्टिविटी के लिए काम आ जाता है, सेल्स प्रोडक्टिविटी, ठीक है, सेल्स प्रोडक्टिविटी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी बुक से जरूर लर्न कर लेना। जो भी आप नोट्स फॉलो करते हो, जो भी बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स जो फॉलो करते हो, उसको पूरा पॉइंट वाइज अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। चलो, तो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन क्या बनाने के लिए काम आता है? जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो गया, वैक्सीन हो गया, ये सब बनाने के लिए क्या काम आता है? हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस जो है काम आता है। इसके अलावा बात करें, ठीक है ना, जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि डीएनए हो गया, ठीक है ना, प्रोटीन्स हो गया, ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम आ जाता है। फिर जो प्लांट्स होते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, एनिमल्स के डेवलपमेंट के लिए, उनके अंदर HGH यानी कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो होता है उसको सिंथेसाइज करने के लिए, उसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाने के लिए नॉन जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, यूज होता है, ताकि जो सेल है या फिर टिश्यू जो है उसको कल्चर किया जा सके। जैसे टिश्यू कल्चर होता है, आपने सुना होगा, हाइब्रिड सीड मुझे बनाना है, तो इस प्रकार से चीजें यूज की जाती है, ठीक है ना। थोड़ा सा यूजेस के ऊपर भी फोकस कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। अगर यूजेस की बात करें, या फिर मैं यूजेस नहीं बोलूंगा, इन शॉर्ट मैं इसको बोलूंगा बेनिफिट्स। इसको मैं क्या बोलूंगा? बेनिफिट्स या फिर एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है बायोटेक्नोलॉजी के? तो कई सारे एडवांटेज है, जैसे कि ये बहुत ज्यादा पॉसिबल हो गया कि हम लोग कोई भी क्रॉप जो होते हैं इसका यील्ड बढ़ा सके। यील्ड बढ़ाना मतलब क्या होता है? समझ लो मेरे पास एक खेत था, ठीक है ना, एक एकड़ खेत था। अब एक एकड़ खेत में बहुत कम फसल उगती थी, लेकिन हमने बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उसके अंदर कुछ ऐसे हाइब्रिड क्रॉप्स को उगाना शुरू कर दिया, कुछ ऐसे सीड्स ला दिए कि उनका प्रोडक्टिविटी बढ़ गया। जो एक साल में मुझे अगर एक गोनी अगर गेहूं निकलता था, तो उसमें से 100 गोनी गेहूं निकलेगा। इस प्रकार से उसका यील्ड बढ़ जाता है। मतलब एक का 100 तो नहीं होता है, लेकिन एक का डबल जरूर हो सकता है, ठीक है ना। तो यील्ड बढ़ सकता है, ये है बायोटेक्नोलॉजी का बेनिफिट। दूसरा जो है, डिसीज को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीज है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी कैन कंट्रोल, जो एक टाइम पे उनका इलाज पॉसिबल नहीं था, आज बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग कर सकते हैं।
ठीक है। और बहुत सारे फ्रूट्स आपको विभिन्न प्रकार के देखने मिल जाते हैं, फ्रूट्स, फ्लावर्स, तो ये सब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे कई सारी चीजें जो है वो मार्केट में ऑलरेडी हो रही है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना बेनिफिट्स और यूजेस, बेनिफिट्स क्या होता है बायोटेक्नोलॉजी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छे से पढ़ लेना, आपको बहुत काम आएगा। और अभी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं, इसको तो जरूर से पढ़ना, जिसका नाम है दोस्तों कमर्शियल एप्लीकेशन। मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका नॉर्मल क्या यूज था वो तो बता दिया, लेकिन एक्चुअल में कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी पैसे कमाने के लिए, उसको बेचने के लिए, क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए कैसे इसका इस्तेमाल होता है, वो थोड़ा सा हम ध्यान में और डिटेल में देखेंगे। चलो हाँ, तो हम लोग पढ़ रहे थे कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो यहां पे कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें, सबसे पहला है जो हमारा टाइप है दैट इज क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। क्रॉप के लिए हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। तो नॉर्मली हमने पढ़ाई किया अभी कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइप के सीड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है, इट इज यूज इन एग्रीकल्चर फील्ड टू इंप्रूव द यील्ड ऑफ द क्रॉप्स। यानी कि क्रॉप्स का जो यील्ड होता है, यील्ड मतलब क्या होता है, उपजाऊपन, कितना उगता था पहले कम उगता था, आप क्या उगेगा, ज्यादा उगेगा, तो यील्ड बढ़ाने के लिए काम आ जाता है। तो उसमें ही एक चीज है दैट इज हाइब्रिड सीड, ठीक है ना, हाइब्रिड सीड्स, यानी कि कुछ ऐसे सीड्स को प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि क्या किया जाता है, जीन्स ऑफ द टू डिफरेंट सेल्स क्रॉप्स, ठीक है ना, दो अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स के जीन्स को लिया जाता है और उनको क्या कर दिया जाता है, कंबाइन कर दिया जाता है ताकि एक क्रॉप बन सके। तो जीन्स ऑफ द टू डिफरेंट क्रॉप्स मिक्स विद ईच अदर सो दैट यहां पे रिकंबाइन करके हाइब्रिड तरीके से क्रॉप बना सके। और ये स्पेशली यूज किया जाता है फ्रूट्स के केस में, जो फ्रूट्स होते हैं ना उस केस में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो उसका उपजाऊपन भी बढ़ जाता है और दोनों के जीन्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यहां पे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जिसको जीएम क्रॉप कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जिसको क्या कहते हैं, जीएम क्रॉप्स कहते हैं। याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, शॉर्ट नोट पूछता है जीएम क्रॉप्स के ऊपर। तो क्रॉप्स जो डेवलप होते हैं डिजायर कैरेक्टर्स के हिसाब से, जैसे कि कुछ उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं जिनका जीनोम सीक्वेंसिंग करके, जीनोम चेंज करके यहाँ पे आर्टिफिशियल जेनेटिकल तरीके से यहाँ पे मॉडिफाइड क्रॉप्स किया जाता है और उसके पास हाई यील्डिंग कैपेबिलिटी आ जाती है, ठीक है ना, जिसके अंदर बीमारी से लड़ने के लिए शक्ति होती है, अल्कलिटी होती है और अदर जो जीव जंतु जो प्रेजेंट होते हैं, वीड्स वगैरह होते हैं, उससे लड़ने की उनके अंदर खुद ताकत आ जाती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। यानी कि क्या किया जाता है, उनके जीन्स के अंदर ही मॉडिफिकेशन करके वो क्रॉप्स को स्ट्रांग बना दिया जाता है ताकि उसको कोई भी टाइप के आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं है, वो अपने आप वीड से, पेस्ट से एंड बाकी चीज से वो खुद ही लड़ सकेगा, इतना वो काबिल हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आ गया क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। अब दूसरा बात करेंगे यहाँ पे बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है, ठीक है, नाम बहुत सुना होगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा टॉपिक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ाई कर लेना दोस्तों। तो बीटी कॉटन की अगर बात करें, यहां पे क्या होता है कि एक बैक्टीरिया का नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। क्या बोलते हैं, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है, थ्यूरिनजेनेसिस स्पेलिंग करेक्ट है, थूरिन, ठीक है, THURIN, थ्यूरिनजेनेसिस। तो ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, इसी का फुल शॉर्टकट है BOT, बीटी, दिख रहा है, ये बीटी कॉटन है, मतलब बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, ये बीटी का नाम है, ठीक है। अब होता क्या है कि यहां पे एक जीन जो है उसको आइसोलेट किया जाता है, ठीक है, इस बैक्टीरिया के हेल्प से आइसोलेट किया जाता है और उसको कॉटन के जीन में इंप्लीमेंट किया जाता है। यानी कॉटन जो है उसका जो जीन होगा ना, उसके अंदर ये बैक्टीरिया को एक तरीके से बैक्टीरिया के जीन को डाला जाता है। तो होता क्या है, उस वजह से ये जो टॉक्सिन्स होते हैं ना, ठीक है ना, जो कि उस कॉटन के अंदर जो बॉल वॉर्म होते हैं, आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो अच्छी बात है, लेकिन पता है तो और भी अच्छी बात है। जैसे हर टाइप के फल के ऊपर, सब्जियों के ऊपर कुछ ना कुछ कीड़े आ जाते हैं, ये आपने देखा होगा, ठीक है। वैसे एक बॉल वॉर्म होता है जो कि कॉटन के क्रॉप्स के ऊपर आ जाते हैं और वो कॉटन को खराब करते हैं। तो ये ना हो और कॉटन की
ईल्ड बढ़ सके, कॉटन का उपजाऊपन बढ़ सके और ज्यादा कॉटन आ सके, तो उसके लिए ना बैसिलस thuringiensis नाम का जो बैक्टीरिया उसके जीन को कॉटन के जीन में डाला जाता है। तो ये बॉल वर्म जो होते हैं ना उसके ऊपर, वो भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, एंड जिसके वजह से यहाँ पे जो लीव्स, जो बॉलवर्म जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वहां पे, एंड जो बॉलवर्म्स ऑफ कॉटन्स होते हैं ना वहां पे क्या हो जाते हैं, टॉक्सिन्स जो है उसके डिस्ट्रॉय होते हैं, और जो बॉलवर्म होता है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इसके वजह से हमारा जो कॉटन होता है, जो कपास जो होता है वो सेफ रहता है। तो इसके वजह से उपजाऊपन बढ़ जाता है और इसीलिए उस कॉटन को बोलते हैं बीटी कॉटन। ये नॉर्मल कॉटन नहीं है, ये बीटी कॉटन है, बैसिलस thuringiensis कॉटन है। वैसे यहाँ पे बीटी ब्रिंजल भी होता है, बीटी कॉटन जैसा पढ़ा आपने, वैसे बीटी ब्रिंजल होता है। ब्रिंजल आपको पता है ये बैंगन, ठीक है ना, बैंगन खाते ना, बैंगन की भरती, बैंगन का भरता सब्जी होता है कुछ तो ऐसा, ठीक है ना, बैंगन ब्रिंजल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ब्रिंजल का भी वैरायटीज जो होता है नॉर्मली इसको डेवलप किया जाता है, जिसमें जीन जो होता है यही सेम बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis का यूज किया जाता है और उसको डाला जाता है, जिसके वजह से जो ब्रिंजल के ऊपर उगने वाले जो पेस्ट होते हैं, जो कीटाणु और जो पेस्टिसाइड नहीं, पेस्ट जो होते हैं ना, जो कीड़े जो होते हैं ना, वो उसके बाद मर जाते हैं उसकी तरह से। और जैसे बीटी कॉटन आपका सेफ हो गया, वैसे बीटी ब्रिंजल भी सेफ हो जाएगा और नाम क्या पड़ जाएगा उसका, ब्रिंजल से पड़ जाएगा बीटी ब्रिंजल। समझ में आ गया। अगला बात करते हैं, यहाँ पे एक और बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है गोल्डन राइस। ठीक है, अब ये राइस गोल्ड से बना हुआ है क्या? गोल्डन राइस नाम क्यों है? राइस गोल्ड से बना है क्या? नहीं, गोल्डन राइस एक्चुअली में उसके कलर की वजह से पड़ा, येलोइश कलर आ जाता है राइस का, इसके लिए इसका नाम गोल्डन राइस पड़ा। तो नॉर्मली एक जीन होता है जो कि विटामिन ए से सिंथेसाइज होता है नॉर्मली, जिसका नाम है बीटा कैरोटीन। ठीक है ना, बीटा कैरोटीन नाम का एक विटामिन ए वाला क्या है, और इसका जीन को लिया जाता है सेम उसी प्रकार से, और उसको अलग अलग राइस के वैरायटीज में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइस में डाला जाता है, जिसके वजह से क्या होता है यहाँ पे कि नॉर्मल वैरायटी के कंपैरिजन में ये जो वैरायटी होता है ये डेवलप हो जाता है। ठीक है ना, इसको 2005 में वैसे डेवलप किया गया था, बता दूं 2005 में डेवलप किया था। उसके पास 23 मोर अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन था, मतलब इसके पास कैपेबिलिटी बढ़ जाती है और 23 गुना ज्यादा बीटा कैरोटीन जो है वो प्रोड्यूस हो पाता है। ठीक है, अब एक और होता है हर्बिसाइड टॉलरेंस प्लांट। देखो क्या होता है ये हर्बिसाइड टॉलरेंट, हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स। ठीक है, क्या होता है ये हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स? तो देखो आपको पता होगा कि जब भी खेती होती है तो वीड्स आसपास आ जाते हैं, तो वीड्स के लिए वीडीसाइड्स डाला जाता है। ठीक है, और जिसके वजह से प्लांट्स के ऊपर भी जहरीलापन आ जाता है, क्योंकि यार अगर आप वीडीसाइड्स का छिड़काव कर रहे हैं, किससे बन रहा है? केमिकल से बन रहा है, और वो केमिकल्स का छिड़काव इतना कंटिन्यूअसली करोगे तो जिसके वजह से क्या हो जाएगा, वो केमिकल्स जो होंगे उसके अंदर भी क्या आ जाएंगे, टॉक्सिन्स आ जाएंगे। तो अगर हर्बिसाइड्स को यूज किया जाता है वीड्स को हराने के लिए, तो मेन क्रॉप्स जो होता है ना उसके ऊपर भी नुकसान कुछ ना कुछ पहुंच रहा है। तो क्या होता है, इसके वजह से यहाँ पे हर्बिसाइड टॉलरेंट प्लांट्स उगाया जाता है, जिसमें खुद के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि उसके आसपास के वीड्स को वो उगने ही नहीं देगा, वो किल कर देगा। और इसीलिए यहाँ पे जो गिने चुने फायदेमंद वीड्स होते हैं वो उगते हैं, लेकिन जो हार्मफुल होते हैं, जो पॉइजनस होते हैं, वो वीड्स वहां पे उग नहीं पाते हैं। ठीक है, वैसे एक और बेहतरीन टॉपिक है जिसको हम लोग बोलेंगे बायो फर्टिलाइजर। कमर्शियल एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो ऐसे कई सारे और भी है, तो एक और पढ़ेंगे हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स। क्या होता है बायो फर्टिलाइजर? नाम से पता चलता है कि एक होता है केमिकल फर्टिलाइजर, जो केमिकल यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है ना, इस प्रकार के केमिकल से बनाया जाता है फर्टिलाइजर, जो खाद बोलते हैं ना हम लोग, जो खेतों में डालते हैं ताकि जो क्रॉप्स है वो अच्छी तरीके से उग सके। लेकिन वो क्या है, केमिकल से बना है, पॉइजनस है उसके अंदर, पॉइजन है उसके अंदर, तो वो खेतों में जब क्रॉप्स के ऊपर जाएगा तो नुकसान पहुंचाएगा। तो वो नुकसान ना हो इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस किया है बायो फर्टिलाइजर, जो कि बायोलॉजी के हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन यहां पे नहीं करवा पाते। तो यहां पे क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जेनेटिकली चीजें डाली जाती है और जेनेटिक इंप्रूवमेंट्स की जाती है प्लांट्स के ऊपर, जिसके वजह से उनको कोई भी फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती है और वो सेल्फ सफिशिएंट से ग्रो कर पाते हैं। एंड कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप जानते हो कि एक राइजोबियम करके एक बैक्टीरिया है। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है, बहुत ही फेमस बैक्टीरिया है, खासकर लेज्यूमिनस प्लांट्स में होते हैं, जो प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं उन प्लांट में रेज्यूमिनस होते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया रूट्स में प्रेजेंट होता है, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है एज ए बायो फर्टिलाइजर। और उसमें कई सारे राइजोबियम, एजोडोफैक्टर, नॉस्टॉक हो गया, ऐसे कई सारे चीज का इस्तेमाल किया जाता है एज ए बायो फर्टिलाइजर, जो कि खेतों में क्रॉप्स का जो ईल्ड होता है उसको बढ़ा देते हैं और उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करते हैं, ताकि जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो सके और प्रॉपर तरीके से चीजें हो सके। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अभी ये सब चीजें हो गया, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये इतना हो गया। अब कमर्शियल एप्लीकेशन कंटिन्यू हो रहा है हमारा, ठीक है। अभी तो इतना ही हमने पढ़ा, अभी बहुत सारी चीजें बाकी है इस चैप्टर के अंदर, इतने सारी चीजें हैं, आपको मजा आएगा, ठीक है। टेंशन मत लेना, हर चीज हम लोग बारीकी से एक्सप्लेन आपको करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार आपको कंसेप्ट समझ के आ गया तो ये चैप्टर को जाके तुरंत लर्न कर लेना। जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, वो कंसेप्ट का जो भी क्वेश्चन आंसर जो मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, इसका कंसेप्ट को लर्न करने के बाद तुरंत जाके इसके आंसर्स को लर्न कर लेना। जो भी क्वेश्चंस होंगे अच्छे से लर्न कर लेना, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो एक और बहुत फेमस कमर्शियल एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी का, जो कि है दोस्तों एनिमल हस्बेंड्री। ये बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है हमारा, क्योंकि हम जो इंसान है बहुत पहले से ही पशुपालन करते आ रहे हैं, यानी कि जानवरों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं अपने खाने के लिए भी और उनसे कुछ सामान लेने के लिए भी। जैसे कि गाय भैंस ये सब लोग का, हम लोग ये सब जानवरों को पालते ताकि उनसे दूध मिल सके, ठीक है। गोट हो गया, शिप्स हो गए, इवन बहुत सारे अलग ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके हेल्प से हम लोग मीट निकालते हैं ताकि उनका मीट हम लोग खा सकें। करते हैं, इंसान लोग करते ही, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक होता है, जिसके हेल्प से क्या किया जाता है यहाँ पे कि एम्ब्रियो जो होता है ना, सॉरी, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये दो टेक्निक ऐसे हैं जिनकी हेल्प से ये एनिमल हस्बेंड्री का जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव किया जाता है। तो इट हेल्प्स टू इंप्रूव द बोथ द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द मीट, ठीक है ना। तो एनिमल के प्रोडक्ट्स जो होते हैं ना उसको एनहांस करता है, जैसे कि दूध हो गया, ठीक है, दूध एनिमल से मिल रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसे एनिमल्स है जैसे काऊ हो गए, बफेलो हो गए, तो उनके अंदर हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से इंसेमिनेशन करेंगे। व्हाट डू मीन बाय इंसेमिनेशन, यानी कि जो सेक्सुअली चीजें हो रही है रिप्रोडक्शन के तौर पे, उसको हम लोग आर्टिफिशियल तरीके से इंजेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि समझ लो जर्सी गाय है, ठीक है, तो जर्सी गाय का ईल्ड ज्यादा होता है, ये आप जानते हो, ठीक है ना। तो जर्सी गाय का ईल्ड यानी कि उनका अगर इंसेमिनेशन किया नॉर्मल गाय के अंदर, तो इस प्रकार से चीजें हो पा रही है। और चीजें जो है इंसेमिनेशन होने की वजह से यहाँ पे वो जो ईल्ड होता है वो बढ़ जाता है। और दूसरा जो टेक्निक बताया एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है सो दैट जो उसमें से मिल्क निकलेगा या फिर मीट निकलेगा वो एनहांस करके निकलेगा और क्वालिटी जो है अपने आप बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से कुछ एनिमल्स के पास ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा स्ट्रेंथ आ जाता है और वो हार्डवर्क के तौर पे डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें ह्यूमन हेल्थ के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी। ह्यूमन हेल्थ कैसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हेल्थ की अगर मैं बात करूं, हमारा शरीर जो होता है ये अलग अलग ऑर्गन से बना हुआ है और इसके अंदर अलग अलग बीमारियां होने के चांसेस भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे बीमारियां हो जाती है, जैसे कि अगर बात करें डायबिटीज जैसी बीमारी, तो उसको ट्रीटमेंट देना, उसको डायग्नोसिस करना ह्यूमन हेल्थ में। और खासकर जैसे डिसीज होते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये बीमारी हो गई, डायबिटीज हो गई, डेंगू हो गई, ठीक है ना। तो खासकर यहाँ पे मैं बता दूं, ठीक है, डेंगू जैसी बीमारी को डायग्नोसिस करना और उसको ट्रीटमेंट में लाना, ये सब अभी कुछ मिनटों का ही काम रह गया है, ठीक है ना। कुछ प्रॉपर तरीके से अगर पता चला, पहले के लोग डेंगू होता था मर जाते थे सीधा, ठीक है, लेकिन आज के डेट में उसका इलाज भी आ गया है। डायग्नोसिस मतलब इंस्पेक्शन तो बहुत ईजी हो गया है। अगर लोगों को टाइम लग जाता था कि मेरे को डेंगू है कि क्या है पता नहीं लगता था, आज के डेट में 5 मिनट में टेस्ट करा है, 5 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि आपको डेंगू है कि नहीं, एड्स है कि नहीं। तो इस प्रकार से चीजें जो है वो धीरे धीरे फास्ट होने लगी है। साथ ही में आपको पता है बहुत सारी अलग अलग बीमारियों का ट्रीटमेंट भी होना ये बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से पॉसिबल है। जैसे कि आपको पता है कि इंसानों के अंदर इंसुलिन जो होता है ना, क्या हो जाता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। तो इंसुलिन क्या होता है, जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, एक हार्मोन होता है हमारे शरीर में, और ये इंसुलिन नेचुरल तरीके से बनता है। तो कभी कभी किसी इंसान के अंदर कमी पड़ गई तो इंसुलिन शॉट्स इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। तो इंसुलिन को बनाने के लिए, ठीक है ना, हार्मोन इंसुलिन जो है वो इसका यूज किया जाता है डायबिटीज के लिए। तो अलग अलग जानवरों का, जैसे हॉर्स का इंसुलिन लेके हमारे शरीर में उसको मतलब केमिकली उसको करके और हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, सो दैट हमें डायबिटीज के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन मिल सके। तो ऐसे कई सारी चीजें जो है वो आज के डेट में पॉसिबल हो पा रही है ओनली बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हो गया ह्यूमन हेल्थ की बात। उसके अलावा बहुत सारे वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करने में कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी का हाथ था। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, वी आर सफरिंग एक बहुत खतरनाक डिजास्टर से हम लोग सफर कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं, शायद 2 साल से कर रहे हैं। 2019 के एंड में दिसंबर में एक बीमारी आई जिसका नाम था कोविड, ठीक है ना, कोरोना वायरस डिसीज, ठीक है ना, CO कोरोना VI वायरस, D मतलब डिसीज, कोविड। और ये 19 नाम क्यों रखा, क्योंकि ये आया किसमें, 2019 के एंड में आया। कहाँ आया था, सबसे पहले चाइना में आया था, ये सब जानते हैं हम लोग। तो कि कोविड-19 जो डिसीज था, ये कोविड-19 जो डिसीज था, इसका जो वैक्सीन बनाया गया, उम्मीद करता हूं आप सभी ने वैक्सीनेशन ले ली होगी। अगर आपका एज ग्रुप उस कैटेगरी में है तो फटाफट से वैक्सीन ले लेना। हमने ले लिया है दोनों वैक्सीन, तो टेंशन नहीं है, ठीक है। तो वैक्सीन जो बनता है वो किससे बनता है, वैक्सीन इज नथिंग बट उसमें भी क्या होता है, जीता जीता वायरस होता है। तो वो वायरस यानी कि कहीं ना कहीं बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही अलग अलग वैक्सीन को बनाया जाता है और अलग अलग चीजों को, बीमारियों को ठीक करने के लिए ये वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है। तो आज के डेट में ये पॉसिबल है तो ओनली बिकॉज ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है।
ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे एक होता है हमारा जीन थेरेपी। वैक्सीनेशन बनाने में तो काम आता है, जीन थेरेपी के लिए भी काम आता है। जीन थेरेपी मतलब क्या होता है, देखो तो बेसिकली क्या होता है कि जीन थेरेपी जो होता है वो हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना सोमैटिक सेल्स के अंदर, मतलब हमारे शरीर में जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं एक्सेप्ट द सेक्स सेल्स, उसमें अगर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर आ गया, कोई भी डिसऑर्डर आ गया तो उसको ठीक करने के लिए, ठीक है, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए जीन थेरेपी की जाती है। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, एग्जांपल के तौर पे फिनाइलक्लिटोरिया पीकेटी करके यहां पे डिसीज है जो अराइज होता है, जो हिपोसाइट्स लिवर में अराइज होता है, तो ये इसको ट्रीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प, और ये हमारे जीन थेरेपी के हेल्प से हो जाता है, जिसमें जितने भी सेल्स होते हैं स्पर्म्स और ओवा को छोड़ के ये सब हमारे सोमैटिक सेल्स के अंदर आ जाते हैं, तो जीन थेरेपी होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेक्स्ट, दैट इज क्लोनिंग, वन ऑफ द ब्यूटीफुल टेक्निक क्लोनिंग। क्लोनिंग में क्या होता है, इसका मैं एग्जांपल भी बताऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो क्लोनिंग टेक्निक में क्या होता है कि प्रोडक्शन ऑफ द रेप्लिका ऑफ एनी टाइप ऑफ सेल, यानी कि अगर सेम टू सेम रेप्लिका आप बना रहे हो, रेप्लिका मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग जेरोक्स निकालते हैं ना कार्बन कॉपी, वैसे ही रेप्लिका सेल्स का अगर बना दिया जाए, ठीक है ना, ऑफ एनी सेल, रेप्लिका ऑफ एनी सेल या फिर ऑर्गन, कोई भी सेल का या फिर कोई भी ऑर्गन का हम लोग ये बना रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, क्लोनिंग बोलते हैं। तो आपको मैं बता दूं, क्लोनिंग भी जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग एंड दूसरा होता है थेरोपोइटिक क्लोनिंग। तो यहां पे एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं, एक डॉली करके शिप है, डॉली शिप, भेड़, भेड़ पता है ना, भेड़ एक जानवर होता है जिसमें से वूल निकाला जाता है, तो डॉली शिप का प्रोडक्शन किया गया एक तरीके से आप बोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लोनिंग टेक्निक, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग की हेल्प से, ठीक है ना, ये किया जाता है, जिसमें क्या होता है, जो फ्यूजन होता है न्यूक्लियस ऑफ अ सोमैटिक सेल, मतलब न्यूक्लियस लिया जाता है सोमैटिक सेल का, सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस ले लिया और यहां पे ई न्यूक्लिएटेड ओवम ले लिया, ई न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस के बिना जो ओवम होता है ना, ई न्यूक्लिएटेड ओवम, अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बना देंगे, एक पर्टिकुलर, ये आपका पूरा एक ऑर्गेनिज्म जो है वो क्रिएट हो जाएगा, एंड यहां पे कोई भी स्पर्म की जरूरत नहीं होती कोई एक अलग ऑर्गेनिज्म क्रिएट करने के लिए, और ये टेक्निक से डॉली शिप को बनाया गया था, वन ऑफ द जीता जाता एग्जांपल कि हम क्लोनिंग कर सकते हैं, और ये प्रिडिक्शन किया गया था आने वाले टाइम में, मतलब उस टाइम पे भी किया गया था, ऐसा बोला जाता था कि शायद हो सकता है आने वाले टाइम में हम इंसान भी अपना क्लोन तैयार कर ले, मतलब आपके सामने एक राहुल सर है, मैं अपना क्लोनिंग कर लूंगा और एक और राहुल सर तैयार कर लूंगा, तो आपको दो दो राहुल सर पढ़ाएंगे, एक राहुल सर थक जाएंगे तो दूसरे राहुल सर खड़े हो जाएंगे पढ़ाने के लिए है कि नहीं मजेदार। तो ऐसा होगा नहीं फिलहाल में, अभी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कई सारे रिसर्च एंड एक्टिविटीज चल रही है जो आने वाले टाइम में हम लोग को पता चलेगा। क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। ये तो इतने सारे देखो कमर्शियल एप्लीकेशन हमने इतने सारे पढ़ लिए, कई सारे टाइप्स थे हमारे, ये हमने पढ़ लिया। अब इसके अलावा फूड प्रोसेसिंग, फूड बायोटेक्नोलॉजी में भी हमें काम आता है, जैसे कि आप जानते हो कई सारे फूड आइटम्स होते हैं जो हमें यूज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ब्रेड हो गया, चीज हो गया, वाइन, बियर, योगर्ट, विनेगर, ये सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम बनाते हैं, और ये इसके पहले के चैप्टर में माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हमने पढ़ा हुआ है, बहुत मजेदार चैप्टर था, उसमें पूरा पढ़ा हुआ है। तो ये सब चीज पॉसिबल हो रही है ना टेक्निक से, वो टेक्निक को क्या बोलेंगे, बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है, ठीक है ना, बायोलॉजी का ही इस्तेमाल हो रहा है इसमें, ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आपको देखने मिल जाएंगी। तो फटाफट से ये टॉपिक्स में जितने भी थे उसको फटाफट से लर्न कर लेना, ये आप लोगों को मैं टास्क दे रहा हूं दोस्तों, फटाफट से लर्न कर लोगे तो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और पूरा का पूरा एंटायर ये चैप्टर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट स्टेजेस के ऊपर, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अभी मैं कराने जा रहा हूं, आखिरी टॉपिक्स है जिसमें कई सारे इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है ये सब डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग का ये जो टास्क है फटाफट से कंप्लीट कर लेना दोस्तों। चलो ध्यान दो, अभी क्या है हमारा इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चर, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट स्टेजेस क्या क्या है हमारे एग्रीकल्चर के अंदर ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग बस रेडी हो जाओ, मुझे 1 सेकंड का टाइम दे दो बस।
चलो स्टार्ट करेंगे। अब इसके अंदर नॉर्मली बहुत सारे ऐसे प्रकार के रिवॉल्यूशन हैं जो हमारी दुनिया को जिसने चेंज कर दिया, और कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कि सबसे पहला जो टाइप है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या है ये ग्रीन रिवॉल्यूशन? नाम से पता चलना चाहिए। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट इट इज टोटली वी कैन से एग्रीकल्चरल को कैसे प्रोड्यूस किया गया, एग्रीकल्चरल चीजों को कैसे एनहांस किया गया, वो है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते थे हार्वेस्टिंग को लेके, क्योंकि मैक्सिमम यील्ड हमें नहीं मिल पाता था। जितना जितना बड़ा खेत होता था उसमें उतनी ज्यादा फसलें नहीं उगा पाते थे। तो यहाँ पे जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलंग थे और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन जो इंडिया के थे, ठीक है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है, इनका एक बहुत बड़ा योगदान था ग्रीन रिवॉल्यूशन में लाने का, जो कि हमारे एक तरीके से बोल सकते हो इंडिया के लिए बहुत बड़ा उपाधि था कि हमारे देश में ग्रीन रिवॉल्यूशन आ पाया। जिसमें क्या होता था कि जो ड्वार्फ वैरायटीज होते थे, आपको पता है ना, एक होता है ड्वार्फ, एक होता है लॉन्ग, ठीक है, आपको पता ही होगा, दो टाइप होते हैं, ठीक है ना, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, टॉल एंड ड्वार्फ। ये आपने पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में आई गेस, ड्वार्फ, टॉल एंड ड्वार्फ, लंबा और छोटा। तो जो ड्वार्फ होता है यानी जो छोटा वैरायटी होता है, जो जीन्स का यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो उसमें क्या हो जाता है, उसको इंप्रूव किया जाता है, व्हीट एंड राइस खास करके, उसमें प्रॉपर फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, बायो फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है, प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करके उसको एनहांस किया जाता है, जिसके वजह से जो फसल होती है वो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर पाती है और साथ में उसका ईल्ड भी बढ़ जाता है, यानी कि उपजाऊपन भी बढ़ जाता है। तो जो पहले कम उगता था वो अच्छे से उगेगा, ज्यादा उगेगा। तो ये जो रिवॉल्यूशन लेकर आए थे, जो क्रांति लेकर आए थे, वो कौन? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन लेके आए थे, और उनके साथ में थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलैंग जो यूएसए के थे। इनकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन आ पाया, जो कि एक बहुत बड़ा चीज था हमारे देश में। दूसरा जो रिवॉल्यूशन है बहुत ज्यादा फेमस, जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पे व्हाइट रिवॉल्यूशन, सफेद रिवॉल्यूशन। क्या है ये सफेद रिवॉल्यूशन? सफेद कलर का क्या होता है, ऐसा क्या होता है सफेद कलर का चीज? ये होता है मिल्क। ये प्लांट्स के बारे में था, यानी कि प्लांट्स हो गया, एग्रीकल्चर के बारे में था, ठीक है, ये एग्रीकल्चर और प्लांट के बारे में था, करेक्ट है। वैसे ये जो है ये मिल्क के बारे में, ये किसके बारे में? दूध के बारे में। तो एक जमाना हुआ करता था कि हमारे देश में दूध बहुत जरूरी था, और आज भी हमारे लिए दूध जरूरी है। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा मेरे हिसाब से जिसमें दूध नहीं आता होगा एक दिन में। या तो आप नॉर्मली दूध अपने घर में पीने के लिए मंगाते होंगे, या तो चाय बनाने के लिए बनाते, लेकिन हमारे हर घर में, हमारे इंडिया की फैमिली में हर घर में कम से कम दूध तो आता ही होगा हर दिन, करेक्ट है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि जो गरीब है उनके भी घर पे, क्योंकि यार मैं तकलीफ तो समझ सकता हूं, लेकिन हम जितना कर सकते हैं उतना तो हम करते ही है, ठीक है ना। मैं किसी को बताता नहीं हूं कि मैं क्या करता हूं साइड में, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ जो भी हमसे बन पड़ा हम करते हैं। आप भी करते होंगे, ऐसा नहीं है, सब कोई करता है, कोई ना कोई अपने मन से जो कर सकता है। लेकिन हम यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो मिल्क था, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डॉक्टर वर्गीस। पूरा नाम क्या था इनका? डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन, ठीक है ना, वर्गीस क्यूरियन। ये जो व्यक्ति थे ये समझ लो फाउंडर थे व्हाइट रिवॉल्यूशन के। व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है मिल्क के फाउंडर एक तरीके से बोल सकते हो। जो क्या होता था कि पहले के डेट में जो मिल्क का जो खपत होता था वो कम होता था, यानी कि लोग ज्यादा थे, दूध उतना प्रोड्यूस नहीं हो पाता था, क्योंकि इतनी गाय भैंसे नहीं है ना कि यार इतना दूध प्रोड्यूस किया जा सके एक ही बार और पूरे अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। मतलब चलो दूध गाय भैंस तो है, दूध प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हर जगह पहुंच रहा है क्या वो दूध? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने एक उपाय निकाला, और ये जो चीज है उन्होंने अलग अलग अलाइड किया, यानी कि अलग अलग पार्टनर्स को अपने साथ जोड़ा और बहुत ज्यादा एक बिजनेस में लेकर आ गए। और उन्होंने समझा कि ये जो दूध है ना, इसको मैं एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जाऊंगा, इसको एक मैं मेन स्ट्रीम बिजनेस बनाऊंगा। और उन्होंने वो चीज करके दिखाया, उन्होंने एक बिजनेस बना दिया और एक कंपनी शुरुआत की जिसका नाम था आनंद, ठीक है ना, कोऑपरेटिव मूवमेंट ऑफ आनंद, ठीक है। आनंद इंडस्ट्रीज जो है गुजरात में खोला, ठीक है। कहां गया? हाँ, ये तो नॉर्मली उन्होंने एक कंपनी खोला जिसका नाम था आनंद, ठीक है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इस प्रकार से है, समझ लो, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ए फॉर आनंद, एम फॉर मिल्क, यू फॉर यूनियन और एल फॉर लिमिटेड। अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया, सुना है कि नहीं? तो यही अमूल है। तो एक्चुअल में ये जो अमूल है, डॉक्टर वर्गीस ने गुजरात जो था, गुजरात में ओपन किया था ये चीज। और इसके वजह से क्या हो गया कि पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी फैक्ट्री में दूध बन रहा है। अब दूध बन कैसे रहा है? दूध बनाते नहीं है, वही जो काऊ बफेलोज, जो अलग अलग गांव के जो लोग हैं जो दूध को निकालते हैं, वो इनके पास दे जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ इट सम ट्रीटमेंट करते हैं, पास्चराइजेशन करते हैं, मिल्क से मिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और मिल्क भी बनाते हैं और इसको पैकेट में भर के सप्लाई करते हैं हर जगह पे। और ऐसे ही देखते देखते दुनिया में ऐसे कई सारे कंपनी जो है अमूल के, और इवन इंडिया में। और एक मजे की बात बताऊं, मैं जहां पे रहता हूं वहां पे भी एक अमूल की कंपनी है, ठीक है ना, थोड़ी दूरी पे है। और मैं उस कंपनी में जा भी चुका हूं, मैंने देखा है किस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग सब चीज़ें होती है, मतलब बनती कैसी है, वो सब मैंने देखा हुआ है, ठीक है ना।
तब शायद मेरे पास यूट्यूब चैनल नहीं था, लेकिन आज कभी भी वापस से मौका जाने मिलेगा तो मैं ज़रूर से उसके ऊपर व्लॉग बनाऊंगा, ठीक है ना। वो टाइम पे व्लॉगिंग वगैरह कुछ था नहीं, ये बहुत पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है, ये सब मैं कर चुका हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे जाते हैं, जो कि हमारा है ब्लू रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन क्या है? ब्लू मतलब क्या होता है? समुंदर। समुंदर के अंदर रिवॉल्यूशन मतलब क्या है? पहले के डेट में जो फिशेस होती थी, यानी पिसी कल्चर जो होता है ना हमारा, पिसी कल्चर यानी कि मछलियों को पालना, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन नहीं होता था। जो आसपास समुद्र के आसपास रहते वो करते थे, लेकिन उसके अलावा और कोई नहीं करते थे। तो इसको एक मेन स्ट्रीम बिजनेस में लाया जा सकता है, ऐसा आइडिया यहाँ पे लेकर आए थे कई सारे लोग, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या हो गया कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉन्ड्स, जो बांध होता है ना, वो आर्टिफिशियल बॉन्ड्स हम लोग बनाते हैं पानी डाल के। मतलब ऐसा लगता है कि नदी है, लेकिन नदी नहीं होती। तो उसमें फिश को उगाया जाता है, उगाया जाता है मतलब फिश को लेके आके उनका प्रोडक्शन वहाँ पे किया जाता है। ऐसे कई सारी चीज़ की जाती है और उसके बाद वहाँ से उसको सप्लाई किया जाता है, बेचा जाता है। तो इसे गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया था ताकि लोगों को एनकरेज कर सके और लोग पिसी कल्चर पे ध्यान दे सके, मछली का उत्पादन और मछली के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ होते हैं उसका उत्पादन कर सके। तो नील क्रांति मिशन 2016 में शुरुआत किया गया था, जिसमें से 50 से 100% सब्सिडीज गवर्नमेंट ने ऑफर की थी। तो ऐसे कई सारे मरीन और फ्रेश वाटर की मछलियां, जैसे रोहू हो गया, कतला हो गया, ठीक है, अदर बहुत सारे जो श्रिम्स बोलते हैं ना, कोलबी, कोलबी बनता है माहिती है ना, ठीक है। तो कोलबी हो गया, लॉबस्टर्स हो गए, तो ऐसे कई सारे चीज़ों को यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया गया था और यही चीज़ ब्लू रिवॉल्यूशन हमारे देश में लेकर आया था। और आज देखो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ब्लू रिवॉल्यूशन। जो नॉनवेज लवर्स है, जो फिशेस वगैरह खाते हैं और फिश के रिलेटेड कई सारी चीज़ें खाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल, ये बहुत ज़्यादा जरूरी भी हो गया है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पे जाएंगे। ये तो हो गया हमारा रिवॉल्यूशन पार्ट, ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड ब्लू रिवॉल्यूशन। लेकिन इसके अलावा और कुछ चीजें हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा पार्ट रह गया दोस्तों, 5 to 10 मिनट्स का, इसको देख लो, फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट से देख लेते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक जो है हमारा इसके अंदर, जो कि है इंसेक्टिसाइड्स। तो इंसेक्टिसाइड जैसे आपको पता ही है कि नॉर्मल तरीके से केमिकल्स वगैरह से बनाने जाने वाला इंसेक्टाइड है, जिसका एक नाम है दोस्तों, डीडीटी है, फिर मैलाथियन है, ठीक है ना। ऐसे कई सारे इंसेक्टिसाइड्स है, ठीक है ना, जो क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। अगर इसका इस्तेमाल डायरेक्टली तौर पे किया जाए तो ये पॉइजनस होते हैं। तो इसीलिए इंसेक्टिसाइड जो है इसका इस्तेमाल डायरेक्ट तौर पे नहीं किया जा रहा है। आजकल बायो इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ सम जेनेटिकली चीज़ें। उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को इतना मजबूत बना सकेंगे कि उनको जो इंसेक्ट है वो अगर बैठेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें मर जाएंगे या फिर उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है। फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जा रहा है, जिसमें जो फार्मर्स है आजकल क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जा रहा है, ठीक है। तो फार्मर्स आर यूजिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्निक, जिसके हेल्प से उनका यील्ड बढ़ सकता है और उनको बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स पे पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, पेस्टिसाइड्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये नेचुरल तरीके से चीज़ें होता है, जिसके वजह से प्लांट्स और क्रॉप्स जो है बहुत अच्छी तरीके से फसल जो है उग सकती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में आ जाता है। उसके बाद एपीकल्चर, आपको पता ही है एपीकल्चर मतलब क्या होता है। एपीकल्चर यानी कि जो बीज होती है, मधुमक्खी जो होती है ना, बीज, हनी बी, मधु निकाला जाता है, हनी निकाला जाता है। तो पहले के ज़माने में क्या होता था, मतलब पहले नहीं अभी भी होता ही है, लेकिन क्या होता था कि जो मधुमक्खी जो छत्ता लगाते थे, यानी हनी कॉम्ब होता है ना, हनी कॉम्ब जिसमें से हनी को निकाला जाता है, तो अब वहाँ पे लोग धुआं करते थे। आपने देखा होगा चैनल्स वगैरह में देखे होंगे अलग अलग, तो लोग धुआं करते थे। धुएं करने की वजह से बहुत सारी मक्खियाँ वहीं पर मर जाती थी, बहुत सारी मक्खियाँ उड़ के चली जाती थी, और वो जो हनी कॉम्ब बच जाता था उसको काट के निकाल के फिर उसको स्क्वीज करके हनी को निकाला जाता था। तो इसमें क्या होता था कि जो बीज है ना, जो मधुमक्खी है ना, ये बहुत कम रह गए हैं आजकल के डेट में, बहुत कम हो गए, जिसके वजह से हमारा पॉलिनेशन नहीं हो पाता है। पॉलिनेशन आपको पता ही है क्या होता है पॉलिनेशन। एक मधुमक्खी अगर एक फ्लावर पे बैठी है, उड़ के दूसरे फ्लावर पे बैठेगी, तो वो क्या कर रही है, पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर रही है। तो वो आजकल पॉलिनेशन बहुत कम हो गया है, तो जिसके वजह से बीज को नुकसान ना पहुंचे और बीज की जनसंख्या कम ना हो, इसकी वजह से अब ये जो एपीकल्चर किया जा रहा है, यानी कि हनी प्रोडक्शन जो किया जा रहा है, ये नॉर्मली बी हाइव्स में किया जा रहा है। ऐसा एक स्क्वायर शेप में बॉक्स बनाते हैं, इसके अंदर ही वो हनी कॉम्ब लगाया जाता है और उसको एक ट्रे में डाला जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज वगैरह में, आजकल में खतरों के खिलाड़ी में भी आया था, ठीक है ना, उसमें डाला जाता है और उसमें मधुमक्खी रहती है। जब चाहिए निकाल लो, उसमें से अलग कर दो, उसको लेकर लो, मधुमक्खी वहीं के वही। तो इस प्रकार से चीज़ें की जाती है। बी हाइव्स का इस्तेमाल किया जाता है, आर्टिफिशियल हाइव बॉक्स, ठीक है ना, आर्टिफिशियल बी हाइव बॉक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि जिसके वजह से बीज को नुकसान नहीं पहुंचता है। फिर दूसरा है कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स, कल्टीवेशन ऑफ
मेडिसिनल प्लांट्स, बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जैसे आप जानते हो तुलसी, एलोवेरा, यूकैलिप्टस, ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं। लेकिन पहले के ज़माने में फॉरेस्ट में लोग जाते थे, कट करके लाते थे, जिसकी वजह से फॉरेस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता था। यानी कि पेड़ कट करना डिफॉरेस्ट्रेशन को लीड करता है। इसीलिए नॉर्मल तरीके से क्या किया जाता है, तो ये जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं इसका हमें बहुत फायदा है आयुर्वेदा के तौर पे, और बहुत सारी बीमारियों को लड़ने में काम आता है। और इसीलिए मेडिसिनल प्लांट्स जो है फॉरेस्ट से कलेक्ट किया जाता है। बट जो ये आपका मेडिसिनल प्लांट्स है ना यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा कम ना हो जाए, इसके लिए एक प्रॉपर ख्याल रखा जाता है। और मेडिसिनल प्लांट्स को जितना हो सके उतना कल्टीवेट भी किया जाता है नॉर्मल तौर पे। और आज के डेट में आप देखोगे मेडिसिनल प्लांट्स टेरेस फार्मिंग एंड कई सारी जगह पे भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है, जिसके वजह से मेडिसिनल प्लांट्स का उपयोग अच्छी तरीके से कर सके। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फ्रूट प्रोसेसिंग। फ्रूट प्रोसेसिंग क्या होता है? फ्रूट प्रोसेसिंग की अगर बात करें, हमें पता है कि फ्रूट्स हमारे लिए बहुत सारा उपयोगी है। फ्रूट से हम डायरेक्ट भी फल खा सकते हैं, और फ्रूट से हम कई सारी चीज़ें बना सकते हैं, जैसे जाम हो गया, पिकल्स हो गया, ठीक है ना, ऐसे कई सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग इसको इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि बहुत सारे मेथड्स है इसको स्टोर करने के लिए। जैसे इसमें नमक मिला के रखते हैं, स्टोरेज ड्राइंग करते हैं, सॉल्टिंग करते हैं, एयर टाइट पैकिंग, यानी कि एक इस तरह पैकिंग किया जाए तो उसमें हवा भी ना लगे, एयर टाइट पैकेजिंग हो गया। इसको मुरब्बा बनाने में, यानी ऐसे कई सारे पिकल्स बनाने में, सॉस बनाने के लिए, केचप बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसे कई सारे टेक्निक्स हैं जिसमें फ्रूट प्रोसेसिंग का इस्तेमाल बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से किया जाता है, और ये आजकल बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी है। ठीक है, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो यही था हमारा आज का लेक्चर वीडियो एलएमआर सीरीज का, जिसमें हमने आपको पूरा का पूरा साइंस का ये जो चैप्टर है, बहुत ही बड़ा चैप्टर था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा था। यही चैप्टर को हमने आराम आराम से कंप्लीट करा था, आपको पता है, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा मजा आया होगा, एनर्जी फिर से आ गई है दोस्तों। टेंशन बिल्कुल मत लेना, आपके राहुल सर है और हर चीज़ आपको पढ़ा देंगे, तो टेंशन मत लेना। हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। एलएमआर सीरीज मैथमेटिक्स का आ रहा है, साइंस का आ रहा है, एंड गेम सीरीज आ रहा है, रिवीजन वीडियोस, इंग्लिश ग्रामर आ रहे हैं, जैसे कई सारी चीज़ें आ रही है। बस पढ़ते रहो अपनी तरफ से जितना हो सके। आप लोग के लिए टास्क दे रहा हूँ, ये चैप्टर आपने कंसेप्ट समझ लिया, अब आपका टास्क ये है कि ये चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट आंसर्स है क्वेश्चंस के, वो फटाफट से जाके लर्न कर लेना। जो भी आप बुक फॉलो करते हो उससे लर्न कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, रिवीजन कर लेना, ठीक है। तो इतना ही था आज के वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जितना हो सके उतना शेयर करो। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।